तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे क्या पॉइंट था बताइए। पॉइंट नंबर 2, टाइप्स ऑफ रिस्क। टाइप्स ऑफ रिस्क, एक होता है बिजनेस रिस्क और दूसरा होता है फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क को हम लोग ऑपरेटिंग रिस्क भी बोलते हैं, समझे ना। तो दो तरह का रिस्क हो गया, एक हो गया बिजनेस रिस्क और दूसरा क्या हो गया, फाइनेंशियल रिस्क। समझे। अब समझने का बात यह है कि रिस्क का मतलब क्या हुआ। स्टार्टिंग में ही हम बता दिए थे रिस्क का क्या मतलब होता है, स्टार्टिंग में ही हम बता दिए थे। बताओ रिस्क का मतलब क्या हुआ। व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क। रिस्क मतलब डिसएडवांटेज, डर। क्या चीज का डर, समझ में आ रहा है ना, क्या चीज का डर। तो यहां पर ये डर होता है कि कहीं कंपनी अपना फिक्स्ड एक्सपेंसेस पे कर पाए या नहीं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस दो तरह का था, एक था ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट और एक था फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, याद आ रहा है ना। तो इसका डिसएडवांटेज भी दो ही होगा। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट को ना पे करने का, अगर कंपनी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट ना पे कर पाए तो अब फिक्स्ड कॉस्ट से तुमको एडवांटेज मिल रहा था, ठीक है ना, बहुत कुछ। तो डर भी तो है, बताए थे ना, दो धारी तलवार। एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी तो है। तो डिसएडवांटेज मतलब रिस्क। रिस्क क्या, रिस्क ये कि ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर कंपनी नहीं पे कर पाता है तो, या फिर फाइनेंशियल रिस्क की कंपनी फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट पे नहीं कर पाता है तो, इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। लिख लो इसको, इसी चीज को लिख लो। द चांसेस of loss, the chances of loss if company may not be able to pay their loss, the chances of pay their operating fixed cost, the chances of loss if company may not be able to pay their operating fixed cost। समझे कि नहीं समझे। और यहां क्या हो जाएगा, the chances of loss if company may not be able to pay their financial fixed cost। समझे। डर भाई, लॉस होने का डर कि हम पे नहीं कर पाएंगे तो, समझा रहा है, पे नहीं कर पाएंगे तो लॉस ही ना होगा, उसी को तो बोलते हैं अपने यहाँ रिस्क। अब तुम मेरे को इसका आंसर दो, इस दोनों में से कौन से कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हैं। अब बताओ, सोच के बताओ, इस दोनों कॉस्ट में से मतलब ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, ये मतलब कौन सा रिस्क को अवॉइड किया जा सकता है। मतलब रिस्क अवॉइड किया जा सकता है मतलब कि कौन सा ऐसा कॉस्ट था जिसको हम लोग कर ही नहीं सकते थे, छोड़ सकते थे, छोड़ो हटाओ, उसको करेंगे ही नहीं। अगर उसको करेंगे ही नहीं, वो फिक्स्ड कॉस्ट का तुम्हारे यहाँ झमेला ही नहीं है तो रिस्क नहीं है, यानी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं तो पॉजिटिव तो छोड़ो,
फिक्स्ड कॉस्ट में से दो कॉस्ट होता है ना भाई, ऑपरेटिंग कॉस्ट और फाइनेंशियल कॉस्ट। अगर तुम फाइनेंशियल कॉस्ट या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऐसा कौन सा कॉस्ट है जिसको तुम करोगे ही नहीं तो डर ही नहीं होगा? अरे भाई अगर फिक्स्ड कॉस्ट करते हो तभी तो तुमको डर होता है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट अगर करोगे ही नहीं तो डर क्या चीज का? पर फिक्स्ड कॉस्ट तो होना भी चाहिए। पर इस दोनों में से कौन सा ऐसा फिक्स्ड कॉस्ट है जिसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, जिसको हम लोग नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कंपनी चल सकता है? बोलो, दोनों में से कौन सा ऐसा फिक्स्ड कॉस्ट है जिसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं? सिंपल भाषा में हम ये बोले तो तुमको समझाते हैं, तुम खुद फिर से डिसीजन लेना, वापस से डिसीजन खुद ही लो। एक बात बताओ, एक कंपनी है, एक कंपनी में फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या था? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या था? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि रेंट पे करना, डेप्रिसिएशन, ये तो रेंट पे करना, डेप्रिसिएशन, ये सब ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है। क्या तुम कंपनी में रेंट पे नहीं करोगे? क्या तुम अपनी कंपनी में सैलरी नहीं दोगे वर्कर को? बोलो, कंपनी में रेंट पे नहीं करोगे, क्या वर्कर को सैलरी नहीं दोगे? देना ही पड़ेगा। पर क्या कंपनी में बिना लोन लिए, बिना डेप्ट लिए काम किया जा सकता है? हाँ। बिना प्रेफरेंस लिए काम किया जा सकता है? जी हाँ। यानी कि फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग अवॉइड कर सकते थे और ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल रिस्क को अवॉइड किया जा सकता है, इट कैन बी अवॉइडेबल, बट ऑपरेटिंग रिस्क, बिजनेस रिस्क, ये अनअवॉइडेबल है, इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। इट इज अनअवॉइडेबल, पर इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। इट इज अवॉइडेबल। बात समझ में आया? हाँ। इस रिस्क को हम लोग मेजर करते हैं। अगर तुमको कभी बोले कि ये रिस्क को मेजर करो, तो इस रिस्क को हम लोग मेजर करेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज निकालकर। इट कैन बी मेजर्ड, ऐसे लिख लो, इट कैन बी measured by operating leverage. It can be measured by operating leverage. और ये किससे मेजर हो सकता है? It can be measured by financial leverage. यहां तक क्लियर है? हाँ सर, यहां तक तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ, ठीक है, इरेज क्या करना है। थर्ड नंबर पॉइंट, थर्ड नंबर ये ना, टाइप्स ऑफ लीवरेज। एक्चुअली चैप्टर यहां से चालू होता है, ठीक है ना? मतलब यहाँ तक थ्योरी वाला पोर्शन था समझने लायक, ठीक है, समझना जरूरी भी था, पर एक्चुअली अगर तुम सोए हुए हो तो जाग जाओ, यहाँ से चैप्टर ये अपना ग्रिप पकड़ना चालू करता है, ठीक है ना? यानी कि तुम मेरे को बताओ कितना तरह का लीवरेज होता है? सर जनरली सब कुछ दो दो होता है, तो यहाँ पर भी तो दो ही होगा। नहीं दोस्तों, यही तो ट्रिक है। लीवरेज का मतलब क्या होता है जरा बताओ तो? सर थोड़ा सा एडवांटेज, टेकिंग सम एडवांटेज, तो यहाँ भी एडवांटेज ले लो, चैप्टर का नाम ही है लीवरेज, तो लीवरेज में भी तुमको थोड़ा सा एडवांटेज मिल गया, ठीक है ना? वैसे यहाँ पर दो तरह का लीवरेज होता है, अपने हिसाब से तुम लोग ठीक ही बोले थे। ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है ना, एक होता है फाइनेंशियल लीवरेज, और दूसरा जानते हो क्या आ गया? कंबाइंड, तीसरा आ गया कंबाइंड लीवरेज, ठीक है ना? तो तीन तरह का अपने यहाँ लीवरेज है, ठीक है? ये तीनों लीवरेज को हम लोग
खत्म करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल दो, सबसे पहला लीवरेज क्या आने वाला है जरा बताओ, हेडिंग डाल दो, ऑपरेटिंग लीवरेज। इसको प्यार से लोग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज भी बुलाते हैं और शॉर्ट में बुलाते हैं DOL। समझे नहीं समझे? इसका एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला जानना है तुमको? हाँ सर बताइए। इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है, परसेंटेज चेंज इन EBIT। EBIT जानते हो ना, समझाए थे ना EBIT, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन सेल। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन सेल। इसको बॉक्स में डाल दो। अब ये फॉर्मूला कहना क्या चाहता है पहले ये मेरे को बताओ। सपोज सॉल्व करने से आया 1.5 टाइम्स, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका इंटरप्रिटेशन बताइए, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये कहना मतलब 1.5 टाइम्स जो आया, इसका मतलब ये हुआ जानते हो कि अगर आप सेल्स में 1% का चेंज करिएगा, अगर सेल्स आपका 1% से चेंज होगा दोस्तों, तो आपका प्रॉफिट 1.5 टाइम्स चेंज हो जाएगा। समझने वाली बात है। अगर आप सेल्स में बस एक ही बढ़ाइए और आपका प्रॉफिट 1.5 से बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो एडवांटेज है कि नहीं है? ये यही कहना चाह रहा है कि आप सेल्स तो बढ़ाइए, ये बताना चाह रहा है इफ सेल्स increase by 1%, EBIT would be increase by 1.5%। 1.5%। यहां तक क्लियर है? अब इसको समझो थोड़ा सा और आगे। इसका समझने के लिए तुमको एक डेटा हम स्टार्टिंग में करवाए थे, बोलो जो डेटा तुमको स्टार्टिंग में कराए थे वही डेटा फिर से वापस से हम यहाँ अपने यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, अब मान लो 2 ईयर का डेटा दिए हम तुमको, वापस से वही डेटा हम फिर से ले रहे हैं कंपनी का, कंपनी वाई वाला डेटा ले लेते हैं। उसमें सेल्स कितना का था? 1 लाख का था। ठीक है ना, वेरिएबल कॉस्ट 60%, 60,000, 40,000 आएगा। क्या आएगा बताओ? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के बाद हम लोग क्या माइनस करते हैं? सॉरी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कितना था? 10,000। ये क्या आ जाएगा? EBIT। हुआ क्या था जरा बताइए। अगर मान लीजिए, वापस समझिए, तो हुआ क्या था, 40% से सेल्स बढ़ गया था। कितना परसेंट से सेल्स बढ़ा था?
40% से तो कितना आ गया था आपका सेल्स? 1,40,000। 1,40,000 आपका सेल्स आया था। हाँ सर, 1,40,000 सेल्स आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट कितना से बढ़ जाएगा? 84 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 56 आएगा। 56 में वापस से हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे। बताया था ना, फिक्स्ड कॉस्ट एक खुद ही लीवर है जो कि हेल्प कर रहा है लिवरेज के लिए। 46,000। अब तुम लोग खुद वापस से हमको परसेंटेज चेंज इन EBIT मतलब प्रॉफिट बताओ। परसेंटेज चेंज इन EBIT, इसको प्रॉफिट लिख सकते हैं ना? बताओ कैसे आएगा, कितना का चेंज होगा? हम चेंज होगा यहाँ पर कैसे बताए थे? पुराना सॉरी नया माइनस पुराना डिवाइड बाई पुराना, इनटू कर देंगे 100 से तो परसेंटेज दे देगा। कितना परसेंट आया था? 46,000 माइनस 30,000, 53.33 आया था। हाँ, अब एक बात बताइए, आप आपके हिसाब से कितना सेल्स बढ़ा था? 40। एफर्ट कितना आया? 53.33। तो यहाँ पर लीवरेज है कि नहीं है? हाँ सर, लीवरेज तो है। लीवरेज है ना यहाँ पर। तो इसी चीज को फॉर्मूला मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे बोलता है? ठीक है ना, ऑपरेटिंग लीवरेज बोलता है कि डिग्री ऑफ परसेंटेज चेंज इन, इसको चेंज बोलते हैं डेल्टा, चेंज इन EBIT डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो अब बताइए आपका परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना था? आप प्रॉफिट कितना चेंज हुआ? 53.33, ठीक है ना? और आपका सेल्स कितना चेंज हुआ था? 40। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1.33। यानी कि यहाँ पर लीवरेज जो आया 1.33। इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकला कि अगर सेल्स 1% से बढ़ा तो प्रॉफिट 1.33% से बढ़ेगा। अगर सेल्स 1% से बढ़ा तो प्रॉफिट 1.33 से बढ़ेगा। तो इसीलिए सेल्स 40% से बढ़ा तो प्रॉफिट 40 का 1.33 कर दोगे तो 53.33 आ जाएगा, उतना से बढ़ गया। ठीक है, इस चीज समझे कि नहीं समझे? तो ये था अपना ऑपरेटिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। अब ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है, इसका एक शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट है, ये तो फॉर्मूला समझ गए ना? ये जो फॉर्मूला है ये तो समझ गए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है। सर हम लोग को शॉर्टकट नहीं चाहिए, हम लोग इसी से काम कर लेंगे। नहीं, शॉर्टकट लेना होगा। तुमको कब क्या फॉर्म लगाना है वो क्वेश्चन डिसाइड करेगा और तुम्हारा माइंड डिसाइड करेगा। ठीक है ना? इसीलिए तुमको दोनों फॉर्मूला के बारे में जानना होगा। तो शॉर्टकट जो है वो हम तुमको दे देते हैं। इसका शॉर्टकट शॉर्टकट जो है वो होता है कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, ये आपका शॉर्टकट होता है, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। इसका एक्सप्लेनेशन मतलब डेरिवेशन, ये कैसे आया जानना है? बोलो, आइए समझाने की कोशिश करते हैं आपको ये कैसे ड्राइव्ड हुआ। इससे पहले वाला फॉर्मूला क्या था? मेन फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स, यही था ना?
इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, डेल चेंज इन EBIT डिवाइड बाई EBIT इंटू 100, उस तरह से सेल्स को चेंज इन सेल्स डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100, हाँ सर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा चेंज इन EBIT डिवाइड बाई EBIT, ये खत्म। अगर हम ये डिवाइड है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सेल्स बाय चेंज इन सेल्स लिख सकते हैं, हाँ सर ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर चेंज इन EBIT डिवाइड बाई चेंज इन सेल्स एक तरफ कर दिए इनटू सेल्स बाय EBIT। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया ना? यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब थोड़ा सा एक चीज और जानना होगा तुमको। एक कॉन्सेप्ट होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, PVR, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये भी मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेट करता है। PVR क्या होता है? PVR का मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है ना। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का लगभग 2-3-4 फॉर्मूला है, तो समझना होगा। ये मार्जिनल कॉस्टिंग में आप पढ़ लीजिएगा। तो उसमें कुछ फॉर्मूला ये है, अगर कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, ठीक है, यूनिट, तो ये भी यूनिट रहना चाहिए। एक और फॉर्मूला है, और लिखते हैं, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स रुपीज, तो ये भी रुपीज। और एक और फॉर्मूला है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाई चेंज इन सेल्स। अगर तुम मेरे यहाँ मार्जिनल कॉस्टिंग का क्लास किए होगे, तुम चेक करके देखना, ये वाला फॉर्मूला को डिराइव्ड करके सिखाए थे हम। ये वाला फॉर्मूला को फिलहाल अभी हम उतना डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही समझ लेते हैं कि कंट्रीब्यूशन PVR का ये 3 फॉर्मूला होता है। सर क्या PVR पढ़ा रहे हैं? एक मिनट, बता दें कि PVR से रिलेटेड आप में क्वेश्चन भी आया हुआ है। यानी तुमसे ये भी पूछेगा कि आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बताइए, फाइनेंशियल लीवरेज बताइए, कंबाइंड लीवरेज बताइए। कभी कोई PVR ही पूछता है, तो PVR कैसे निकलता है आपको पता होना चाहिए। तो ये दिमाग में डाल को अच्छा से रख लो, कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स यूनिट, या कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स रुपीज, या फिर प्रॉफिट बाई सेल्स। ध्यान से देखो, इसको हम लोग EBIT बोल सकते हैं, ये प्रॉफिट बोल सकते हैं हम लोग इसको। अब एक चीज समझो, कंफ्यूज मत हो जाओ। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। इसमें परसेंटेज चेंज इन EBIT बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स है। ये फॉर्मूला किसका है? PVR का। इसमें परसेंटेज नहीं है, इसमें परसेंटेज नहीं है। वापस से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं बहुत ध्यान से। ये है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, इसमें परसेंटेज चेंज इन EBIT है और परसेंटेज चेंज इन सेल्स है, पर इसमें परसेंटेज चेंज इन सेल्स और परसेंटेज चेंज इन EBIT नहीं है, बिकॉज ये PVR का फॉर्मूला है। बात समझ आ रहा है ना? अब समझो कि जब ये PVR का फॉर्मूला है, और देखो बिल्कुल इसी की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो क्या हम लोग इसके बदले में ये दोनों फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? हाँ, PVR का ही तो ये फॉर्मूला है, तो इतना इज इक्वल टू इतना इतना। बात समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे ना, हम सब्स्टिट्यूट कर दिए कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए और यहां सेल्स को रहने दिए और EBIT
EBIT यहाँ रहने दिए। अब सेल्स कट गया तो क्या बचेगा बताइए? EBIT। तो आप समझे कहाँ से ये शॉर्टकट का जन्म हुआ? ये कुछ और नहीं है, जननी तो यही है दोस्त, निकला फॉर्मूला बन के तो यहीं से, कैसे ड्राइव हुआ वो आपके सामने है। पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वो पीवीआर याद रखिएगा, कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स, कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स, ठीक है। और यहाँ पर आप कंट्रीब्यूशन बाई EBIT, यानी कि अगर हम बात करें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का तो दो फॉर्मूला हो जाएगा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज में ये हो गया परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और शॉर्टकट बोले तो कंट्रीब्यूशन बाई EBIT। आपको दिमाग में डालना होगा दोस्तों, हम कुछ नहीं कर सकते, आपको दिमाग में डालना ही होगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझे। आप आइए एक काम करिए, एक क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 1 में आइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आइए। अब अच्छा, कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये दिमाग से, ठीक है ना। दो फॉर्मूला दे दिए, कौन सा कब लगेगा आपको सोचना होगा। आपको हम बताते हैं हिंट, जब कभी भी 2 ईयर का डेटा समझे ना दिया रहा है, मतलब चेंज के बारे में कुछ बोला रहा है, 2 ईयर का डेटा ना भी दे तो चेंज के बारे में अगर बोला रहा है ना, तो फिर आप ये फॉर्मूला लगाइएगा। अब चेंज के बारे में कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली ये अवेलेबल है आपके पास, तो इसी से सॉल्व कर दीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में आइए, नोट्स में आइए। आ गया क्या? पढ़िए क्या बोल रहा है, खुद से दिमाग लगाइएगा आप। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड इंटरप्रेट। आपको इंटरप्रिटेशन भी करना है दोस्तों। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालिए, क्या निकालना है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, समझे। अब आप खुद बताइए कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकलेगा। आपके पास सेलिंग प्राइस है, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है, आपके पास यूनिट सोल्ड है, आपके पास ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है, तो आप कैसे निकालिएगा बताइए। क्या यहाँ पर परसेंटेज का कुछ तरीका दिया हुआ है, चेंज का कुछ तरीका दिया हुआ है, चेंज निकाल सकते हैं? जी नहीं। तो हम लोग यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, पर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं दोस्तों। सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे, वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन के बाद हम लोग क्या माइनस कर देंगे? कंट्रीब्यूशन में से हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा अपना EBIT। कंट्रीब्यूशन पता है, EBIT पता है, हम लोग निकाल लेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। क्लियर है? हाँ सर। आइए बोर्ड पे। सॉल्व करिए मेरे साथ साथ। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। बताइए सेल्स कितना है आपका? सेल्स बताइए सर 10 रुपया, ठीक है। तो आपका यूनिट्स तो दिया हुआ है ना, यूनिट्स दिया हुआ है तो आप टोटल निकाल लीजिए, 10,000 यूनिट इंटू ₹10 करके कितना आएगा सर? 1 लाख। गुड। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं हम लोग, वेरिएबल कॉस्ट में निकाल लीजिए, 10,000 यूनिट्स है और वेरिएबल कॉस्ट में भी 4 रुपीज करके है, तो 40,000 क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन, ओह सॉरी 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 सॉरी, कंट्रीब्यूशन कितना? 60,000। उसके बाद हम लोग क्या माइनस करेंगे? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट देखिए, बताइए कितना है सर? 25,000।
ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट आपका 25,000 है। उसके बाद माइनस करने से कितना आएगा 35। इसको बोलते हैं EBIT। रहा EBIT, निकल गया ना। तो अब क्या करेंगे, अब क्या सब कुछ तो दे दिया इन्फॉर्मेशन, अब हम लोग बस DOL निकाल लेंगे। DOL का फॉर्मूला बताइए। सर 2 है, कौन सा वाला? अरे मेरे दोस्त, कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज करोगे? कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, शॉर्टकट वाला। क्या ये बड़ा वाला, मतलब ये परसेंटेज चेंज वाला यहाँ लगा सकते थे क्या? चेंज का कुछ डेटा दिया हुआ है? नहीं, तो फिर एक बार में तुम लोग समझते ही नहीं हो। तो कंट्रीब्यूशन बाई EBIT, तो कंट्रीब्यूशन कितना है 60,000, EBIT बताइए 35,000, बताइए टाइम्स कितना आया 60,000 डिवाइड बाई 35,000 आएगा 1.71 टाइम्स। समझ में आया? अब इसका आप इंटरप्रिटेशन बताइए, क्या इसका इंटरप्रिटेशन है, खुद से बताइए आप लोग। सर यहाँ तो EBIT बोला है, पिछले वाला में तो सेल्स था, तो हम लोग लिख रहे थे कि सेल्स में अगर 1% चेंज हुआ तो EBIT में उतना होगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या सर, क्या लिखे? EBIT में अगर 1% चेंज हुआ तो कंट्रीब्यूशन में कितना होगा? नहीं दोस्त, ये नहीं लिखना होगा, आपको यही चीज लिखना होगा। इसी चीज को ये बताना चाह रहा है शॉर्टकट तरीका से। तो आप यहाँ पर भी यही बात लिखिएगा जो पहले एलिब्रेट करने से पहले जो ये कंडीशन में था, आप यहाँ वही चीज लिखिएगा कि इफ सेल्स इंक्रीज, क्योंकि इसी का ना आंसर है। इफ सेल्स इंक्रीज बाय 1%, EBIT वुड चेंज बाय, इसको भी लिख देते हैं ना, चेंज ही लिखते हैं, चेंज बाय 1.7%। बस क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए? क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए। सर यह सेल्स है 2 ईयर का और EBIT है 2 ईयर का। गुड, सेल्स है 2 ईयर्स का, EBIT है। तो एक देखो सेल यहाँ पर क्या हुआ है, पहले था 50,000 और फिर 80,000 हो गया, चेंज हुआ, हाँ या ना? और फिर देखो EBIT भी चेंज हुआ, पहले 10,000 था, अब चेंज हो गया, कितना हो चुका है 20,000 हो चुका है। तो यहाँ पर चेंज का बात उठ गया, चेंज का बात उठ गया तो कौन सा फार्मूला यूज करोगे? यार चेंज का बात उठ गया है तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे परसेंटेज वाला, जो परसेंटेज वाला फार्मूला था, परसेंटेज बाई परसेंटेज वाला, ठीक है ना। परसेंटेज वाला क्या फार्मूला था, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है ना। तो ये फार्मूला से हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं बोर्ड पे। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। परसेंटेज चेंज इन सेल्स, हम इसको कई बार आपको समझा चुके हैं कि परसेंटेज चेंज इन सेल्स कैसे निकलता है। शॉर्टकट तरीका क्या बताए थे, याद है? सर हाँ, कुछ नया में से पुराना, पुराना में से नया, नया में से पुराना, हमेशा नया में से पुराना माइनस करो दोस्त। नया कितना है बताइए? नया कितना है सर? नया 80,000 है, पुराना कितना है 50,000 है। तो नया 80,000 है, पुराना 50,000 है। सर डिवाइड कैसे करेंगे, मैं फिर से बता दीजिए। पुराना, नया माइनस पुराना डिवाइड बाई पुराना, ठीक है ना। कितना आएगा बताइए? 30,000 ना, डिवाइड बाई 50, कितना परसेंट आया सर? 60%। परसेंटेज चेंज इन EBIT बताइए, नया में से पुराना, नया कितना है 20,000 है,
पुराना कितना है सर? 10,000 है, माइनस कर दीजिए, डिवाइड बाई पुराना कितना आएगा? 10/10, इसमें तो 100% आ जा रहा है, 100% आ रहा है ना? हाँ 100% आएगा, मिस्टेक तो नहीं है, तो 100% आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला क्या था DOL का? परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन EBIT 100 है, और परसेंटेज चेंज इन सेल्स 60 है, तो 100 डिवाइड बाई 60 आता है 1.67 टाइम्स। इसका इंटरप्रिटेशन बोला है निकालने? नहीं, छोड़ दो। मतलब क्या है इसका? मतलब यही है ना कि अगर सेल्स 1% से बढ़ा तो आपका EBIT 1.67% से बढ़ जाएगा। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हमको लगता है कि आप लोग का खत्म हुआ, यही तो आप लोग समझ चुके हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, यानी कि सेकंड टॉपिक की तरफ। जल्दी जल्दी आइए। सेकंड वाला क्या था? फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज, इसका एक और नाम क्या था बताओ? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। प्यार से लोग क्या बोलते हैं इसको? प्यार से लोग क्या बोलते हैं इसको? DFL, ठीक है ना सर? इसका फॉर्मूला दीजिए, ले लो दोस्तों, फॉर्मूला आपके सामने है, ब्लू पेन से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन, परसेंटेज चेंज इन किसमें? EPS, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन EBIT। हो, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन EBIT, कुछ समझे? परसेंटेज चेंज इन EPS निकालना सिखाए थे ना? और परसेंटेज चेंज इन EBIT। सपोज इसका आंसर आया 1.7, सपोज इसका आंसर आया 1.7, सपोज इसका आंसर आया 1.7 टाइम्स, ठीक है? तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? इसका इंटरप्रिटेशन बताइए, इसी से लिखते हैं, चलिए इसी से लिखते हैं। इसका इंटरप्रिटेशन बताइए। इफ EBIT change by 1%, then EPS would change by 1.7%। अगर 1% से EBIT चेंज होगा, अगर 1% से EBIT चेंज होगा तो EPS 1.7% से चेंज होगा। ये क्लियर है सर? इसका भी कुछ शॉर्टकट है? है, इसका भी शॉर्टकट है। भैया शॉर्टकट लिखिए इसका भी शॉर्टकट है दोस्त, शॉर्टकट। इसका शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट है EBIT डिवाइड बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड
डिवाइड बाई 1 माइनस टी। वन माइनस टी। सर इसको भी आप ड्राइव करके समझाइएगा। सोच लो, ड्राइव कर तो देंगे, फिर तुम लोग का दिमाग कहाँ रहेगा भगवान जाने। तो ठीक है, इसको लॉजिकली समझो। उसको भी एक बार हम लॉजिकली समझाते हैं, वो शॉर्टकट वाला जो था, ठीक है ना। अब थोड़ा सा लॉजिकली इसको दिमाग में कोशिश करो उतारने का। लॉजिकली दिमाग में उतार लोगे तो याद हो जाएगा ये, ठीक है ना। आओ समझो। देखो, अगर उसका हम शॉर्टकट बात करें, उसका शॉर्टकट क्या था सर? किसका शॉर्टकट? अरे पहला वाला था डीएल का। डीएल का शॉर्टकट था कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी। एक बात बताओ, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई, ध्यान से समझना, इस पर सम्स आता है। अगर ये सब चीज को समझ गए तो सम्स क्रैक कर लोगे। अगर नहीं समझ पाए तो सच में बता रहे सम्स नहीं बनेगा। हम जितना भी अभी तक कॉन्सेप्ट बनाए हैं, वापस से वीडियो रिपीट करो, देखो 2 बार, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। कुछ भी फालतू का चीज नहीं है, सारा सम से रिलेटेड है। बाद में बोलोगे कि सर आप समझाए नहीं थे, तो सम्स करते समय दिक्कत करेगा। तो प्लीज समझिएगा अभी जो समझाना चाह रहे हैं, इससे सम्स आता है। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी था। तो एक बात बताइए, ईबीआईटी कैसे निकलता है? ईबीआईटी कैसे निकलता था? जस्ट कंट्रीब्यूशन में से हम लोग अगर इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो ईबीआईटी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं ये ईबीआईटी है। कंट्रीब्यूशन में से हम लोग क्या माइनस कर देंगे? ध्यान समझना, इंटरेस्ट। तो कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस कर रहे थे जानते हो? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, सॉरी 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 फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ दोस्तों, फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आ रहा है? ओके ओके, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। सॉरी, तुम लोग को डांटने में मेरा दिमाग चला गया था, ठीक है ना। हाँ, तो कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हैं हम लोग? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। अब बताओ, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या कारण था? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज में क्या था? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट में क्या था? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट क्या था? याद आ रहा है ना? तो यानी कि कंट्रीब्यूशन में से अगर ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो ईबीआईटी, यानी इसका एक लॉजिक बन गया कि कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई, ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन माइनस कारण। क्या कारण था? क्या कारण है? ठीक है ना। यानी कि ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट तो एक कारण है ना भाई, एक लॉजिकल कारण है ना। तो कंट्रीब्यूशन में से कंट्रीब्यूशन माइनस कारण, यानी कि जो यहाँ पर नीचे में है, जो ऊपर में उसको नीचे में रखे और नीचे में रख के उसको माइनस भी करवाए, किससे? उसके कारण से। बात समझ पा रहे हो क्या? इसी चीज को तो यहाँ पर लिखा गया है। अब इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पर ईबीआईटी और हम लोग वापस से ईबीआईटी को नीचे में रखे, ठीक है ना, जो ऊपर में था उसको नीचे में रखे। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे? कारण। बताओ, ये फाइनेंशियल लीवरेज का क्या क्या कारण था, क्या क्या एग्जांपल था, जरा बताइए। सर इंटरेस्ट था, सर प्रेफरेंस डिविडेंड था। तो बस वही है दोस्तों, लॉजिकली याद करने की कोशिश करो, लॉजिकली समझो। ईबीआईटी माइनस ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। सर ये प्रेफरेंस डिविडेंड में आप 1 डिवाइड बाई टी क्यों किए, 1 माइनस टी क्यों किए हैं? हम लोग इसको तुम समझो, हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट लेते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है ना, ओरिजिनल कॉस्ट लेते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट। हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड, एक्चुअली क्या होता है ना कि जो अर्निंग बचता है, ठीक है ना, और जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड एक एग्जांपल के साथ आपको समझा पाएंगे तो हम बढ़िया रहता। देखते हैं, अगर समय मिलता है तो समझा देते हैं, ठीक है ना। अभी इतना ही समझ कर रखो कि ओरिजिनल कॉस्ट है ये, इसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड से नहीं होगा। एक्चुअली होता है क्या है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड जितना अर्निंग रहता है अपने पास, जितना अर्निंग रहता है ना, उस अर्निंग में से इंटरेस्ट दे दोगे तो अपने पास कुछ नहीं बचता, ठीक है।
पर अपने पास जो अर्निंग रहता है उस अर्निंग में से इंटरेस्ट दे दिए, उसके बाद क्या मान लो इंटरेस्ट नहीं भी है तो टैक्स देना पड़ता है। टैक्स देने के बाद अपने को प्रेफरेंस वाले लोग को पैसा देना होता है, ठीक है ना। तो हम लोग एक्चुअली प्रेफरेंस डिविडेंड उतना कम से कम पाना चाहते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड में कॉस्ट उतना जोड़ेंगे, उतना लेते हैं कि जो हम लोग के पास प्रेफरेंस डिविडेंड है, जो अपने पास प्रेफरेंस डिविडेंड है वो टैक्स माइनस करने के बाद भी सफिशिएंट रहे, टैक्स माइनस करने के बाद भी सफिशिएंट हो, वो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर कर लिखते हैं। यानी कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ बताना चाह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास इतना कम से कम अर्निंग हो कि उसमें से आप प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स माइनस कर दिए तो भी प्रेफरेंस डिविडेंड वाले को देने के लिए आपके पास पैसा अवेलेबल है, अर्निंग अवेलेबल है, उतना लिखिए, उसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट। तो हम लोग वो ट्रिक की वजह से वो करते हैं। करना कुछ नहीं है दोस्तों, आप लोग को हम लोग बस टैक्स रेट दिया रहेगा उससे हम लोग माइनस करके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये कौन सा समझ में आया। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, ईबीआईटी यहाँ पर क्या था, यहाँ तक कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से उसका कारण भाई उसका ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है, और ईबीआईटी यहाँ पर क्या था, ईबीआईटी और ईबीआईटी में उसका कारण क्या है, इंटरेस्ट। जनरली प्रेफरेंस डिविडेंड कम ही देता है, तो हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, अगर इन केस प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, इफ नो प्रेफरेंस डिविडेंड गिवन इन क्वेश्चन, तो उस समय आपके लिए फॉर्मूला जानते हो क्या बच जाएगा, उसके लिए आप उसके बाद आपका फॉर्मूला बन जाएगा ईबीआईटी, सिर्फ इंटरेस्ट ही तो माइनस करेंगे, और जब ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं तो बन जाता है ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी। तो हम लोग जब कभी भी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया रहता है, मतलब प्रेफरेंस के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं ईबीआईटी बाई ईबीटी। जब प्रेफरेंस डिविडेंड हो तो हम लोग बोलते हैं ईबीआईटी माइनस ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड ओरिजिनल कॉस्ट, टैक्स को एडजस्ट करने के बाद का। यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर, ध्यान देना होगा कि आपके पास प्रेफरेंस डिविडेंड है कि नहीं है, और दूसरा ध्यान यह देना होगा कि पर चेंज वाला अगर गेम है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, चेंज का गेम नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला सॉल्व होगा। प्रेफरेंस डिविडेंड है तो ये आ जाएगा, ये प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो आपको इस तरह सॉल्व करना होगा, ठीक है, क्लियर है। आइए आप क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए और बताइए कैसे सॉल्व होगा। पढ़ रहे हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3? हाँ सर पढ़ तो रहे हैं। क्या बोला है, इंटरेस्ट कितना दिया है 5000, टैक्स रेट 40%, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इंक्लूड 10%, प्रेफरेंस शेयर 30,000। इंटरेस्ट कितना है 5000, टैक्स रेट कितना 40%, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इंक्लूड 10%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30,000 रुपया, 30,000 रुपया का पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ठीक है ना। तो अच्छा अच्छा अच्छा, वही तो सोचे, क्वेश्चन ऊपर का पढ़ो, कंसीडर क्वेश्चन वन, कंसीडर क्वेश्चन वन, कंसीडर क्वेश्चन वन का मतलब समझे, क्वेश्चन वन को ध्यान देते हुए दोस्तों, क्वेश्चन वन को भी ध्यान देना है। तो हमको तो क्या चाहिए, ईबीआईटी, हमको चाहिए ईबीआईटी, ईबीआईटी में अपने पास ईबीआईटी में अपने पास इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे, निकल जाएगा, यही तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो बताओ क्वेश्चन वन में ईबीआईटी कितना था, ईबीआईटी क्वेश्चन वन में कितना था, निकाले थे ना ईबीआईटी क्वेश्चन वन में, नहीं निकाले थे, कितना था ईबीआईटी क्वेश्चन वन में, वन का ईबीआईटी सॉल्व किए थे, कितना आया था सर 35,000 रुपया। अच्छा
35,000 EBIT आया। EBIT हम लोग क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर 5,000, इंटरेस्ट माइनस कर दिए। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद ये क्या आ जाता है जरा बताइए, EBT। ठीक है ना, ठीक है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो DFL का जो फॉर्मूला होता है उसमें ये कहता है कि EBIT डिवाइड बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड का ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है ना, तो EBIT कितना है, 30,000 है। 30,000 में से उसका कारण माइनस करेंगे। पहला कारण उसका इंटरेस्ट है, दूसरा कारण क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड। अब प्रेफरेंस डिविडेंड ध्यान देना, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है बताइए सर, प्रेफरेंस डिविडेंड 10% तो देंगे ना, 30,000 का 10%, तो 30,000 का 10% कितना होता है 3,000। तो 3,000 को पहले सेट करो, 1 माइनस टी से डिवाइड करो। 3,000 को 1 माइनस टी, टी का मतलब है यहाँ पर टैक्स। टैक्स कितना है जरा बताइए सर, 40%। तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 0.40, ठीक है ना, 0.40। तो कितना आ जाएगा 30,000 डिवाइड 30,000, EBIT तो 35 था ना, EBIT 35,000, 35,000 माइनस करने के बाद इसको सेट करो, कितना आ रहा है 3,000 डिवाइड बाई 0.60, 5,000। तो 35,000 5 30 25,000 आएगा, और आंसर इसका आ जाएगा 1.4 टाइम्स। 1.4 टाइम्स इंटरप्रेट करने बोल रहा है। देखिए क्या है, क्या इसका, इफ EBIT change by 1%, EPS would change by 1.4%। यहाँ तक हो गया क्या? हाँ सर, क्वेश्चन 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। The EPS of the company change from 2 से 5, 2 से कितना हो गया 5 हो गया है। तो पहले कितना था 2, अब कितना है 5। नया कौन सा है सर 5, पुराना कौन सा है 2। तो पहले 2 था, अब 5 हो गया है। ठीक है, परसेंटेज बता सकते हो कितना चेंज हुआ? हाँ सर, आप तो बताए थे ना, नया 5 में से पुराना 2 माइनस कर देंगे, डिवाइड बाई पुराना। EBIT का चेंज दे दिया है, EBIT का चेंज दिया हुआ है 50%। ठीक है ना, तो यह कौन सा फॉर्मूला से होगा जरा बताइए। सर ये परसेंटेज चेंज वाला से होगा। गुड, परसेंटेज चेंज वाला से होगा। आइए परसेंटेज चेंज वाला से करते हैं। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर बताइए 4। DFL का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। परसेंटेज चेंज इन EPS कैसे निकलेगा? 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 100% कर दो। 3/2 कितना आता है? बोलो ना सर 150%। ठीक है, और परसेंटेज चेंज इन EBIT दिया हुआ था शायद 50%। तो बस DFL 150 डिवाइड बाई 50 कितना आएगा 3 टाइम्स।
क्लियर है यहाँ तक? चलिए DFL भी खत्म हुआ। आइए नेक्स्ट, हेडिंग डालिए। नेक्स्ट क्या था? कंबाइंड लीवरेज। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, DOL। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला ये होता है DOL इंटू DFL। जब DOL को DFL से इंटू कर दोगे तो DCL आ जाएगा, ठीक है ना? ओ 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 DCL आ जाएगा। तो यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या फॉर्मूला था? परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स, हाँ ना? और इसका क्या था? परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन EBIT। ये खत्म, तो क्या बच जाएगा? परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स। समझे? ये आपका फॉर्मूला बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, इसको भी तुम यूज कर सकते हो, तो जैसा जरूरत पड़े वैसा यूज कर लेना। सर इसका भी कुछ शॉर्टकट है? हाँ, शॉर्टकट तो इसका भी है। पहले उसका बताओ शॉर्टकट क्या था? पहला वाला का शॉर्टकट क्या, DOL का शॉर्टकट क्या था? कंट्रीब्यूशन बाय EBIT इंटू, दूसरा वाला क्या था जरा बताओ सर? EBIT डिवाइड बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस T, ठीक है? तो EBIT खत्म, क्या बच जाएगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस T, ठीक है ना? अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, इफ प्रेफरेंस डिविडेंड नॉट गिवन, उस केस में क्या होगा? अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया हुआ है तो उस केस में कंट्रीब्यूशन बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट ही लेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं EBT, ठीक है ना? यही आपका उसका शॉर्टकट है। अच्छा, इसका इंटरप्रिटेशन कितना क्या आएगा? मान लो इसका आया 1.66, तो क्या आएगा? इफ सेल चेंज बाय 1%, EPS will change by 1.6%, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो इसका भी समझना होगा कौन सा का फॉर्मूला लगाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में कंसिडरिंग, नहीं लिखे हो क्या? लिखो जल्दी जल्दी। कंसिडरिंग क्वेश्चन 1 and question 3, find DCL
ठीक है ना, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 को ध्यान देते हुए, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है, DCL निकालना है। तो क्वेश्चन 1 में क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 1 में से क्या मिल जाएगा, EBIT, ठीक है ना। क्वेश्चन 1 से क्या मिल जाएगा, EBIT, या क्वेश्चन 3 से क्या मिल जाएगा, प्रेफरेंस वगैरह सब मिल जाता, प्रेफरेंस है ना, इसीलिए। तो आओ ना, DCL, EBIT कितना है, बताइए, EBIT कितना है सर, EBIT तो 35,000 था ना। अच्छा, तो बना है तो दोबारा नहीं बनाते हैं, एक बार तो बना लिए है ना। तो कितना कंट्रीब्यूशन आया था क्वेश्चन 1 में, कंट्रीब्यूशन कितना आया था, देखो तो क्वेश्चन 1 में कंट्रीब्यूशन कितना, क्वेश्चन 1 का डेटा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 1 में कंट्रीब्यूशन शायद 60,000 आया था, ठीक है। अब बना ही लेते हैं ना, कंट्रीब्यूशन माइनस से काम करते हैं, कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कितना ज़रा बताओ, फिक्स्ड कॉस्ट 25,000 था, तो ये 35,000 क्या आया, 35,000 EBIT। तो कंट्रीब्यूशन पता चल गया, फिक्स्ड कॉस्ट पता है, तो हम लोग क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन बाई EBT। इसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस करो, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ था 1 में, इंटरेस्ट नहीं था तो क्वेश्चन 1 2 में 3 में था तो इंटरेस्ट 5,000 का, तो ये 30,000 आ जाएगा EBT, ठीक है ना। और हमको क्या माइनस करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड पर ओरिजिनल कॉस्ट। तो एक काम करते हैं ना, DCL देख लेते हैं, DCL क्या है अपना, 60,000 में से हम क्या करते हैं, 60,000 में से कंट्रीब्यूशन तो पता चल गया, तो EBIT अपने पास 35,000 है, EBIT में 5,000 माइनस करते हैं, और यहाँ पर अपना आ रहा था वो क्वेश्चन का देखे तो 5,000 ही आया था, उसको हम ऐसे लिख देते हैं ताकि तुम लोगों को समझ में आए, 1 माइनस 0.4, ठीक है ना। तो 60,000 डिवाइड बाई यहाँ 25,000 आ जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 60,000 डिवाइड बाई 2.4। सर इतना आप दिमाग क्यों लगाएं, क्यों, क्या हुआ सर, ऐसा भी तो आप कर सकते थे, जी हाँ ऐसा भी कर सकते थे। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्वेश्चन 1 का कितना था, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्वेश्चन 1 का था 1.71, और सर 3 का डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कितना था, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्वेश्चन नंबर 3 का 1.4 था, तो इसको इंटू कर देते तो भी तो आ जाता, जी हाँ 39.4, सही है, आप ऐसे भी कर सकते थे आप, समझाने के लिए हम ऐसे किए, ठीक है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, आज का ये जो क्लास चल रहा है तुम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार 2 बार इस वीडियो को देखो, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छा इसका इंटरप्रिटेशन नहीं किया ना, इसका इंटरप्रिटेशन कर दो, इफ क्या बढ़ेगा,
सेल्स होगा, इफ सेल्स चेंज बाई 1% EPS would change by 2.39%. क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना। ठीक है, काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तो हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे। पर ये ध्यान देना कि जो भी हम लोग पढ़े हैं घर में जाकर उसको अच्छा से पढ़ लेना। अगर नहीं अच्छा से ध्यान से पढ़े तो जानते हो बहुत दिक्कत होगा। अगर ये तुम वीडियो देख रहे होगे तो ये क्लास को अच्छा से बैठकर पढ़ो, देखो ध्यान से। थैंक यू।